मुझे ये नामुमकिन नजर आ रहा था कि अल्फा इन तमाम रुकावटों को तोड़कर इस रोज कोई काम दिखा सकेगा। 5:30 बजे अव्वल खान का फोन आया। जलाल से सारी गुफ्तगू उसके सामने हुई थी। बस एक बात उसके जाने के बाद रूनमा हुई थी कि जलाल ने इस्लामाबाद से फोन करके डॉक्टर सादिक के कत्ल की तस्दीक की थी। अव्वल खान ने पुज़मुर्दा अंदाज में फोन पर सलाम दुआ की तो मैंने चौंक कर पूछा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज से कुछ परेशानी झलक रही है। खबर बहुत परेशान कुन है। अभी जरा सी देर पहले ट्रक रोड रेलवे स्टेशन के करीब एक अहम शख्सियत के मोटर कैड पर कातलाना हमला हुआ है। वो इस्लामाबाद से आने वाली परवाज से अभी कराची आए थे और एयरपोर्ट से शहर जा रहे थे। यकायक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अव्वल खान की आवाज बहुत दूर किसी गहरे कुएं की तह से आ रही हो। मेरे सारे अंदाजे धरे के धरे रह गए थे। होने वाली बात हो कर रही थी। तुम चुप क्यों हो गए? आगे क्यों नहीं बोलते? मैंने झुंझला कर कहा। शायद तुम्हारा जहन माऊफ हो रहा है। मैं पूरी बात बता चुका हूं। हमला इस एतबार से नाकाम रहा है कि वीवीआईपी कार बचकर आगे निकल गई। इस हमले में एक मोटरसाइकिल सवार कमांडो हलाक हुआ है, 2 शदीद जख्मी हुए हैं। इस बार अव्वल खान की आवाज वाज़ेह थी। असल गाड़ी बच गई तो इस हमले को नाकाम ही समझो। बेचारा कमांडो मुफ्त में। हमला बहुत शदीद और खौफनाक था। अव्वल खान ने मेरी बात काट कर कहा, इस गाड़ी पर कई गोलियां लगी थी। नामालूम निशानची ने पूरा ब्रस्ट मारा था। वो गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो आज एक बदतरीन सानिया रुनमा हो चुका होता। लेकिन यह हुआ कैसे? मैंने बेयकीनी से कहा। चंद मिनट पहले तक मैं इसी मसले पर दिमाग सोजी कर रहा था। अल्फा के पास कुछ भी नहीं, वक्त न सरमाया न हथियार, न ही इसके पास ऐसे जराए थे जिनसे उसे आने वाले के प्रोग्राम की इत्तला मिल सकती। फिलहाल मेरे पास इन सवालों के जवाब नहीं है। मैं तुम्हें एक ठोस जमीनी हकीकत बता रहा हूं। भारी फोर्स ने पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और सरगर्मी से हमला आवर की तलाश शुरू कर दी गई है। तुम इस वक्त हो कहाँ? उसके हिजान अमेज लबुलहजा ने मुझे वो सवाल करने पर मजबूर कर दिया। मैं अपने यूनिट के साथ कारसाज रोड के इत्तिसाल के मकाम पर अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। वो उसी लहजे में बता रहा था। वीवीआईपी मोटर कैड के वहां तक पहुंचने से पहले वायरलेस पर खबर गर्दिश में आ गई थी और बकिया रास्ते पर खड़ी हुई नफरी को हाई अलर्ट के अहकाम जारी कर दिए गए थे। वो कारवां गुजरते ही मैं अपने जवानों के साथ चाय वारदात पर पहुंच गया था। ओह, तो तुम भी इन हिफाजती इंतजामात में शामिल थे? हाँ, उसने इकरार किया। जलाल के पैगाम के बाद शहर में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। मिलिट्री पुलिस समेत हर फोर्स को गुजरगाह के छोटे छोटे हिस्सों की देखभाल सौंप दी गई थी। आम पुलिस वाले इन इंतजामात से बेखबर थे और अपनी मुकर्ररा जगहों पर खड़े हुए सारी नकलो हरकत को हैरत से देख रहे थे। राजदारी के साथ किए गए इन हिफाजती इक़दामात के बावजूद वारदात को नहीं रोका जा सका। क्या तुम वहां बहुत ज्यादा मसरूफ हो? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। मेरा यूनिट मुहासरा करने वालों में शामिल है। मैं मगरबी हिस्से के सर्च ऑपरेशन की कमान कर रहा हूँ। मुश्किल से वक्त निकाल कर तुमको फोन किया है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त यहाँ खौफ व हिरास और अफरा तफरी का क्या आलम है। तुम अपना काम करो, मैं किसी और को पकड़ता हूँ। मैंने बात मुख्तसर कर दी। फिक्र न करो, यहाँ से फारिग होकर मैं सीधा तुम्हारी तरफ आऊँगा। बात खत्म हो गई। टेलीविजन के खबरनामे में 5 बजे कोई गैर मामूली बात नहीं बताई गई। शायद वो वाकया न्यूज बुलेटिन का वक्त निकल जाने के बाद पेश आया था। अव्वल खान की बातों से भी अंदाजा हुआ था कि मोटर कैड पर फायरिंग का वाकया 5 और 5:30 बजे के दरमियान पेश आया था। दहशतगर्दी की वारदातों के बारे में दुनिया के सारे ममालिक ये राग अलापते रहते थे कि किसी हादसे या वाकये के बारे में पेशगी इतला मिल जाने के बावजूद उसे रुनमा होने से रोकना 100% मुमकिन नहीं होता। जब तक मुजरमों की वाज़ेह निशानदेही न हो, ऐसे वाकयात पर कबल अज़ वक्त काबू नहीं पाया जा सकता। मैं ऐसे बयानात को हमेशा सरसरी तौर पर पढ़ता था और आला हुकाम की स्टाल मटोल पर दिल ही दिल में हंस कर रह जाता था। मेरी दानिश में वो बातें सिर्फ जिम्मेदारी से बचने के लिए की जाती थी, लेकिन ताज़ा तरीन वाक़े ने मेरे इस ख्याल की नफी कर दी थी। गिने चुने लेकिन कलीदी अफसरों को यह मालूम हो चुका था कि रा का एक एजेंट किसी इंतहाई अहम हुकूमती शख्सियत को निशाना बनाने के अज़ाइम के साथ शहर में दनदनाता फिर रहा है। फिर जलाल के जहन में इस शूबे ने सर उभारा कि इस्लामाबाद से कराची जाने वाले 2 अहम हुकूमती ओहदेदारों पर हमला किया जा सकता है। हंगामी तौर पर सारी पेशबंदियां कर ली गई थी, लेकिन फायरिंग के वाक़े को नहीं रोका जा सका। जबरदस्त हिफाजती हिसार के बावजूद दहशतगर्द अपने मिशन में किसी हद तक कामयाब हो गया था। जहन में तमाम तर मनफी पहलू रोशन होने के बावजूद मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि वो वाक़या अल्फा की मुहिम चोई का नतीजा था। उसने अपनी मुश्किलात पर कब और कैसे काबू पाया था, यह कल को हैरान कर देने वाला टेढ़ा मुअम्मा था। इस खबर ने मुझे अंदरूनी हैजान में मुब्तला कर दिया। आदमी ऐसी किसी कैफियत से दो चार हो जाए तो तन्हाई में इसमें इजाफा होता चला जाता है।
اس کیفیت سے نجات حاصل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر تنہائی سے نجات حاصل کر کے کسی ایسے ہم نفس کو تلاش کیا جائے جس کے سامنے آزادی کے ساتھ دل کی بھڑاس نکالی جا سکے۔ غزالہ میری رفیق حیات اور فطرت کے اعتبار سے سلاجو تھی، اور اس سے جو کچھ بھی کہہ دیتا وہ سعادت مندی سے سنتی رہتی۔ ویرا کا مزاج اس سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اتنے ہی دماغ سے بال کی کھال نکالنے کا فریضہ انجام دیتی تھی کہ اس کے سامنے بات کو آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں نے سلطان شاہ کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے رک کر اسے آواز دی تو اس سے پہلے ویرا اپنے کمرے سے نکل آئی۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں نے غور سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میں اسے کسی طرح کم تر نہیں ہوں، تم مجھ سے بھی بات کر سکتے ہو۔ اس نے اصرار کیا۔ میں تم کو کچھ اچھے مشورے بھی دے سکوں گی، مجھے معلوم ہے۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے ہلکے سے تن سے کہا۔ تم نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو اندر سے عقل مندی کی خاصی تیز بو آ رہی تھی۔ تمہارے چہرے اور آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس وقت تم مفت مشورے دینے کے موڈ میں آ چکی ہو۔ وہ عجیب سے والیانہ انداز میں اپنا سر جھٹک کر ہنس پڑی اور بولی، تم عورتوں سے زیادہ طنز کرتے ہو اور تانے دیتے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے کہ اب تمہیں عقل مندی کی بو آنے لگی ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں سلطان شاہ کے کمرے سے بے وقوفی کی بدبو بھی آنی چاہیے۔ اسی وقت سلطان شاہ اس کی ادھوری بات سنتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر آ گیا اور گہرے گہرے سانس لیتا ہوا مدافعانہ انداز میں بولا، تم غلط کہہ رہی ہو، یہاں کوئی بدبو نہیں آ رہی، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے۔ ویرا کی پوری بات سرے سے اس کے پلے نہیں پڑی تھی۔ تم کو نہیں آئے گی، ویرا نے ناصحانہ لہجہ میں کہا۔ جو جہاں رہتا ہے وہاں کے ماحول اور بو کا عادی ہو جاتا ہے۔ آؤ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ میں سے غرض نشات ہے کس رسیہ کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ ویرا نے چلتے چلتے وہ شعر پڑھا اور میرے کندھے پر ہاتھ مار کر بولی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، لیکن میرے لیے حسب حال ہے۔ تو میرے پینے پر اعتراض کرتے ہو، یہ نہیں پوچھتے کہ میں شراب خانہ خراب کو کیوں منہ لگاتی ہوں۔ میں اپنی غریب الوطنی کا دکھ بھلانے کے لیے تھوڑی سی پی رہی تھی کہ تم نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اس کا لہجے میں لکنت تھی، نہ چال میں لڑکھڑاہٹ۔ وہ بہت نپے تلے انداز میں بول رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے خمار کے سرخ ڈورے چغلی کھا رہے تھے کہ اس نے دن دہاڑے خاصی اسکاچ بوتل سے اپنے معدے میں منتقل کر لی تھی۔ غم بھلانے کے اور بھی طریقے ہیں، تم کو یہی ایک طریقہ راس آتا ہے، میں نے کہا۔ ابھی سورج ڈھلنے میں دیر ہے، تھوڑی دیر میں اول خان آتا ہوگا۔ تم نے ابھی سے اپنا تماشا بنانا شروع کر دیا، پتہ نہیں ان حرکتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ وہی جو میں کچھ دیر پہلے تم سے کہہ رہی تھی، اس نے آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم ایک اور شعر سنو۔ ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیری ہے، چوری تو نہیں کی ہے، ڈھاکہ تو نہیں ڈالا۔ شریف گھرانوں میں سرکت کو چوری اور ڈکیتی سے زیادہ بڑا اور برا سمجھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس نے روانی سے کہا۔ تمہیں شوق ترک کیے جمعہ 8 دن ہوئے، کیا تم یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اس سے پہلے یہ رذیل گھرانہ تھا؟ مس ویرا لائڈ، میں نے دانت پیستے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیا ہم اس وقت کسی اور موضوع پر بات کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک ضرورت کے تحت سلطان شاہ کو آواز دی تھی، تم بلائے ناگہانی کی طرح کیوں نازل ہو گئیں؟ ہماری آوازیں سن کر غزالہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی اور ہم چاروں ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ بالکل کر سکتے ہو، تم خاموش تھے اس لیے میں بول رہی تھی۔ تو بولنا شروع کر دو، میں خود ہی خاموش ہو جاؤں گی۔ حاضر جوابی میں اسے خاص ملکہ حاصل تھا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ قہر درویش برجان درویش کے مستاق میں بندھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میرے تیور دیکھتے ہوئے غزالہ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ویرا کو بھول کر مجھ سے بات کریں، خبروں میں کچھ نہیں تھا۔ چلنمے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، ابھی اول خان کا فون آیا تھا، تھوڑی دیر پہلے ملک کی ایک اہم مقتدر شخصیت پر ناکام قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ واقعی؟ ویرا نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑ کر سوال کیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو اس کی ذمہ داری اول خان کے سر پر ہے، میں نے جل کر کہا۔ اوہ ڈینی ڈارلنگ، وہ لہک کر بولی، بعض اوقات تم ذرا سی بات کا برا مان جاتے ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کی تفصیل بتاؤ۔ غزالہ خاموش بیٹھی اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے گھورتی رہی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے لیے ویرا کا وہ بے تکلفانہ انداز تکلم غزالہ کی برداشت سے باہر تھا۔ ویرا کے پرسرور موڈ کو بھول کر مجھے غزالہ کی فکر ہوگی۔ آثار بتا رہے تھے کہ ویرا نے اسی انداز میں مزید کچھ کہا تو وہ پھٹ پڑے گی۔ اس متوقع تصادم کو ٹالنے کے لیے میں نے کسی توقف کے بغیر وہ سب تھرانا شروع کر دیا جو میں فون پر اول خان سے سن چکا تھا۔ میری بات مکمل ہوتی ان تینوں نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ ہر ایک پرجوش انداز میں کوئی نہ کوئی اہم بات کہنا چاہ رہا تھا۔ سلطان شاہ کی خالص مردانہ آواز ان دونوں کی آواز پر حاوی تھی۔ انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ الفا کے لیے اتنے قلیل وقت میں سنبھلنا اور اتنی بڑی واردات کی تیاری کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنی بات ختم کر چکا تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔
सुल्तान शाह के मुदल्लल नजरिए का बयान मुकम्मल होने के बाद गजाला और वीरा को भी बोलने का मौका मिल गया। इस वाक़े के बारे में इन तीनों के दिमागों में कमोबेश वही तहफ़्फ़ुज़ात थे जिन पर मैं गौर करता रहा था। कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि वह हमला अल्फा ने किया होगा। फिर वो कौन हो सकता है? मैंने इस अहम सवाल का बोझ इन पर डाल दिया। तुम बता रहे हो कि वहां मुहासरे की हालत है, हमला आवर की तलाश जारी है, ये अच्छी अलामतें नहीं है, वीरा कह रही थी। हाई अलर्ट पोजीशन में पहली गोली निकलते ही हमलावर की कमीनगाह बहुत से लोगों की नजरों में आ गई होगी। इस रंगे हाथों वही पकड़ा जाना चाहिए था। इस अफरार के लिए चंद लम्हों की मोहलत दरकार थी, वो उसे मिल गई। वो पूरा ब्रस्ट फायर करके बच निकलने में कामयाब हो गया। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि अब वहां रस्मी कार्रवाई हो रही है, वो सब मिलकर भी उसकी गर्द न पा सकेंगे। एक नहीं कई आदमियों का काम मालूम होता है, और अगर हमला आवर अकेला था तब भी वो अल्फा नहीं हो सकता। वो कई मसाइल में घिरा हुआ था, उसकी अपनी जान खतरे में है। सुल्तान शाह पुरजोर लाजम बोला, कल रात उसका अकलौता साथी पकड़ा गया है। उसके लिए इतने कम वक्त में वसाइल यकजा करना और टारगेट की नकलो हरकत के खुफिया प्रोग्राम से आगाही हासिल करना मुमकिन नहीं था। गोली चलाने वाला एक ही रहा होगा, लेकिन उसे दूसरों की पुष्पनाही हासिल होगी। गजाला ने मजीद बारीकी में जाते हुए कहा, वीरा सही समत में सोच रही है। ये एक फर्द के बजाय किसी दहशतगर्द करोह की कार्रवाई मालूम होती है। वो अल्फा की तरह अजनबी नहीं थे, इन्हें पूरे इलाके से अच्छी तरह वाकफियत थी और इन्होंने हमला करने से पहले अपने फरार की महफूज राह का तयन कर लिया था। आई एम सॉरी रैनी, वीरा ने गहरी संजीदगी से कहा। यह आज की आम तरीन खबर थी और मैं शेर व शायरी में तुम्हारा वक्त बर्बाद कर रही थी। अपनी बेवक्त की रागनी पर मैं शर्मिंदा हूँ। खबर सुनकर मेरा नशा हिरन हो चुका है। इस बारे में जलाल की तरफ से कोई खबर नहीं आई? गजाला बोली। नाकाम हमले की खबर पर इस्लामाबाद में कोहराम बर्पा हो गया होगा, मैंने बोझल लहजा में कहा। अव्वल खान जाए वारदात से बहुत करीब था, उसने वाकया रुनमा होते हुए नहीं देखा, लेकिन बाद के हालात उसने अपनी आंखों से देखे हैं। इस्लामाबाद वाले सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं। इनका पूरा शहर इस वक्त बदतरीन अफवाहों की सद में आया हुआ होगा। मुझे यकीन है कि जलाल इस बहरान से निकलते ही मुझे फोन करेगा। अव्वल खान वहां कैसे पहुंच गया? हम लोगों के रास्तों की हिफाजत करना स्पेशल टास्क फोर्स का काम नहीं हो सकता, वीरा ने अचानक सवाल किया। बात सदफ मेंशन से शुरू हुई थी। मैंने उसे पस मंजर समझाने की कोशिश करते हुए कहा। 5 चार्ली ने सनसनीखेज इंकशाफ किए और जलाल अपनी रिपोर्ट के साथ फौरी तौर पर इस्लामाबाद रवाना हो गया। अल्फा कराची में दंदनाता फिर रहा है, इसलिए सारी तवज्जो यही मरकूज कर दी गई। कोई भी हमला रोकने के लिए शहर में मौजूद हर फोर्स को हिफाजती इंतजामात में शामिल कर लिया गया। अव्वल खान और उसके यूनिट को शाहराह फैसल पर कारसाज के आस पास का इलाका सौंपा गया था। वो कह रहा था कि इन इंतजामात में मिलिट्री पुलिस भी शामिल थी। ऐसे काम फिर भी STF के दायरा कार में नहीं आते, वीरा मुसर रही। दायरा कार दूसरे इदारे का होता है, STF का सिरे से कोई दायरा कार नहीं है। ये मामला ऊंची सतह का था। यकीनी तौर पर मरकजी वजारत दाखिला ने जुमला मकामी वसाइल को मुतहर्रिक करने की हदायत की होगी, उसे नहीं टाला जा सकता था। मेरे जवाब से वीरा खामोश जरूर होगी, लेकिन उसकी निगाहों से जाहिर हो रहा था कि वो पूरी तरह मुतमईन नहीं थी। तो मजीद कुछ कहने के मूड में नजर आ रही हो, गजाला ने उसे टोका। ये हुक्म हाकम मर्गे मफाजात वाली बात है, मरकज की हदायत को कोई नहीं टाल सकता। हर हुकूमत में वजीर दाखिला सबसे ताकतवर होता है। सहारा पाते ही उसने बोलना शुरू कर दिया। मैंने अक्सर देखा है कि सड़कों के किनारे पुलिस वाले अपनी राइफलों को लाठियों की तरह जमीन पर टेक कर बेजारी से ऊँगते रहते हैं। किसी कार, मोबाइल, मोटरसाइकिल का सायरन सुनाई देता है तो चौंक कर जरा सीधे होते हैं और इसके गुजरते ही दोबारा अपने पुराने शुगल में मसरूफ हो जाते हैं। इनमें जरा सी देर के लिए इस वक्त चौचाली नजर आती है जब फर्स्ट पायलट के पीछे पूरा कारवां तूफानी रफ्तार से नमूदार होता है और जन से आगे गुजर जाता है। ये काम STF का नहीं है। इस मौजू पर अव्वल खान तुम्हें बेहतर जवाब दे सकेगा, मैंने तहम्मुल से उसे समझाया। ये वक्त तनकीद का नहीं, गौर खौज का है। अगर हमला आवर इस वक्त हाथ न आया तो फिर इंतहाई मगज सोजी के बाद ही इस तक रसाई की कोई राह सामने आ सकेगी। हम चारों ड्राइंग रूम में इस तरह जम कर बैठे कि शाम की चाय भी वहीं मंगवा ली गई। हर एक अपने इस्तेदाद के मुताबिक इस वाक़े के बक़िए उधेड़ने में मसरूफ था। वीरा ने अपने बारे में जो कुछ कहा था वो सच साबित होता नजर आ रहा था। नशा मदहोश कर देता है, लेकिन फिक्र नशे को निकल जाती है। वीरा इस बहस में इतनी सरगर्मी से मुलव्विस हुई थी कि इसके चेहरे से मैनोशी के सारे असरात काफूर हो गए थे। हद ये थी कि उसकी खूबसूरत आंखों में तैरते हुए खुमार के डोरे भी गायब हो चुके थे। वो पूरी जहानत और हाजिर दिमागी के साथ बहस को आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर रही थी। सरकारी जराये से किसी खबर की उम्मीद में टेलीविजन मुसलसल खुला हुआ था। इस पर मामूल के प्रोग्राम जारी थे। मुझे तवक्का थी कि इस बड़ी खबर का ब्लैकआउट करने की कोशिश नहीं की जाएगी।
यही हुआ। 7 बजे मुख्तसर खबरों में वाक़या कदर तफसील से रिपोर्ट किया गया। फिर भी अव्वल खान के जरिए हासिल होने वाली मालूमात का दायरा वसी तर था। 8 बजे अव्वल खान आ पहुंचा। पुलिस और एजेंसियों के अमले ने मिलकर वो पूरा इलाका छान मारा था, मगर हमला आवर तो दूर की बात थी, वहां से कोई मुश्तबा शख्स भी हाथ नहीं आ सका था। इस काफिले पर हमला कहाँ हुआ था? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल पूछा। शायद मैंने तुम्हें फ़ोन पर बताया था कि यह वाक़या ट्रक रोड रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया है। उसने मुज़महल लहजे में जवाब दिया। बाद में पता चला कि काफिले पर स्टेशन की छत पर से गोलियां चलाई गई थी। बामौजूद हिफाजती अमले ने वहां से गोलियों की बौछार आती देखी होगी। वीरा ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। दिन का वक्त था, हर तरफ चमकीली धूप फैली हुई थी, इसलिए कोई भी यह न देख सका कि गोलियां कहां से आ रही थीं। तड़ की आवाजें सुनते ही वहां भगदड़ मच गई थी। हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था। अव्वल खान बता रहा था, कुछ मुसल्ला अफसरों ने जोश में आकर अंधाधुंध जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के लिए वहां कयामत का समा पैदा हो गया था। यह कैसे पता चला कि फायरिंग स्टेशन की इमारत की छत से की गई थी? मैंने उसकी बात दरमियान से उचक कर बेताबी से सवाल किया। मैं इस होलनाक वाक़े की तफसील से ज्यादा नताइज जानने के लिए बेचैन था। अफरा तफरी में सारा अमला आस पास फैल गया था, लेकिन DIG ने फौरी तौर पर बुलंद मुकामात पर पहुंचने की हिदायत की। वो खुद स्टेशन की इमारत में घुसकर छत पर चढ़ा तो वहां खुदकार राइफल पड़ी हुई थी, जिसका आधा मैगजीन खाली था। मुखालिस पेशावराना वारदात थी। हमलावर पहले से सोच कर आया था कि वापसी में उसे खाली हाथ फरार होना है, ताकि किसी को इस पर शुबा न हो और वो आम लोगों में खुल मिलकर जाए वारदात से दूर निकल जाने में कामयाब हो सके। रूसी कलाशनकोफ इतनी छोटी होती है कि इसे कपड़ों में छुपाकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, और यह आसानी से सस्ते दामों मिल जाती है। सुल्तान शाह ने एक गहरा सांस लेकर पुरतशवीश लहजे में कहा। वो कलाशनकोफ नहीं थी। अव्वल खान ने उसकी तरदीद की। इससे बड़ी अमेरिकी साख्त की बेहतर और ताकतवर राइफल थी। अब वो पुलिस की तहवील में है। अव्वल खान की जुबान से वो जिक्र सुनते ही मैं चौंक पड़ा। कराची में हथियारों के चोर बाजार के बारे में मेरी मालूमात काबिल रश्क नहीं थी, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम था कि इस बाजार में अमेरिकी हथियार दस्तयाब नहीं थे। अफगानिस्तान में रूसी मुहिम जोई के जमाने में हर तरफ अमेरिकी हथियारों की भरमार नजर आने लगी थी। वो आंधी के बेर थे। इस लाइन से ताल्लुक रखने वालों को मालूम था कि इन हथियारों की सप्लाई ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकेगी। इन्होंने मुंह मांगे दामों पर बाजार खाली कर दिए, और जब अफगानिस्तान में रूस की पसपाई के जश्न का आगाज हुआ तो बाजार से वो हथियार गायब हो चुके थे। हमलावर ने अगर अमेरिकी साख्त की राइफल इस्तेमाल की थी तो वाकया बहुत ख्याल अंगेज था। मेरा ज़हन भारतीय दहशतगर्द और अमेरिकी राइफल की गुत्थी में उलझा हुआ था, और वीरा ने अपना सवाल अव्वल खान के सामने पेश कर दिया था। मुझे इन दोनों की गुफ्तगू से ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं अपने कान बंद नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि जब वीरा ने हिफाजती फराइज को मामूली करार देकर इनमें STF की शमूलियत पर एतराज किया तो अव्वल खान जरा जज्बाती हो गया। उसका कहना था कि STF आसमान से उतारी हुई कोई मखसूस फोर्स नहीं थी। वो लोग आइन और कानून की पाबंदियों से मुआवरा जरूर थे, लेकिन आम पाकिस्तानियों के अदा किए हुए टैक्सों की रकूम पर परवान चढ़ाए गए थे। इनके लिए हर उस काम में हिस्सा लेना जरूरी था जिससे मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का फरीज़ा अदा होता हो। इस वक्त मुल्क की क़यादत को गैर मुल्की दहशतगर्दों से सख्त खतरा लाक था। STF एक छोटी सी फोर्स थी। जरूरत पेश आती तो फौज का बख्तर बंदस्ते भी शहर की सड़कों पर लाए जा सकते थे। वो जवाब वीरा के लिए मुस्कित साबित हुआ और वो खामोश हो गई। इन दोनों की खामोशी से जरा सी ज़हनी यकसोई मुयस्सर हुई तो मेरे ज़हन में अचानक एक छमाका हुआ और मुझे अंधेरे में यकायक एक नई राह सुझाई देने लगी। एक अहम नुक्ता जिसे हमने नजरअंदाज किया हुआ था यह था कि राव और अमेरिकी एजेंसियों का बहुत पुराना गठजोड़ चला रहा था।